हमारा सेशन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर पे है। और बीइंग अ सेशन ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर, आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली हैं, क्योंकि प्रोसीजर इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटी। अगर समझ लिया तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है प्रोसीजर। सब्सटैंटिव लॉ से तो बहुत ज्यादा इजी है, बट अगर वही वो चीजें हम नहीं समझ पाए, उस थ्रेड को नहीं पकड़ पाए, तो वो हमारा दिमाग खा जाता है। तो इसीलिए आज का जो हमारा एजेंडा है, हम एक ट्राइंगल को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। हो सकता है आपने इस तरीके से इस चीज को ना सोचा हो, इसलिए आज हम हमारे सीआरपीसी में एक ट्राइंगल बनाया गया है। किस चीज का ट्राइंगल बनाया गया है? जो प्रोविजंस हैं जिनका रिलेशन किस चीज से है? मेडिकल एग्जामिनेशन से है। और मेडिकल एग्जामिनेशन ये जो चीज है ना बच्चे, यूनिक चीज है ना, है बहुत सेंसिबल बट है यूनिक। इसलिए एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस इससे कई बार अच्छे खासे बन जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग भी हैं, सेक्शन नंबर भी पास पास हैं, कई एस्पेक्ट्स में ये सेक्शंस ओवरलैप भी करते हैं। तो इनको समझना इंडिविजुअली और सब में फर्क कर पाना, बच्चे ये फर्क कर पाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। आप एमसीक्यू सही कर ही नहीं सकते अगर आपको बीच में ये जो सेक्शंस हैं इनमें आपस में क्या डिफरेंस है अगर वो नहीं पता है, तो आप एमसीक्यू गलत ही करके आओगे, आप ये मान के चलो। इसलिए आज का जो हमारा फोकस है वो किस किस सेक्शंस पे रहेगा? सेक्शन नंबर 53 पे रहेगा, जिसको हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, बट उसको दोबारा रिवाइज करेंगे क्योंकि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में है। सेक्शन 53A रहेगा, सेक्शन 54 रहेगा और सेक्शन 54A रहेगा। तो मोटा मोटा हम ये चार सेक्शंस पे फोकस करेंगे, स्पेसिफिकली 53A, 54 और 54A पे। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमको उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ दिख जाए, तो हमारा वो क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव हो मेंस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो प्री में हो, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है और किस पर्सपेक्टिव में उसके रिगार्डिंग क्या बात लिखी हुई है हमारे सीआरपीसी में। तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक पॉइंट कवर करते हुए मेडिकल एग्जामिनेशन का जो पूरा किस्सा है आज की क्लास में हम खत्म करेंगे। ठीक है, और आज हमारा 9 बजे वाला बैच भी शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी हमको आना है। तो मेंटली उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि आज हमारी छुट्टी नहीं होगी, 8 साढ़े 8 पे दोबारा से हमको बैठना है। ठीक है, तो चलो, अगर सब कुछ ठीक है बच्चे, नोट्स वगैरह सब रेडी है, आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो, तो एक बार यस बोल दो, वाई टाइप कर दो, जिससे मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूँ। यस सर। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं मेरे दोस्तों, एक बार लाइक कर दो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लाइक करके ही जाना वीडियो को, जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आज मैं डराऊंगा नहीं। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आज हम बहुत खतरनाक चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत कंफ्यूजिंग। आज मैं आपको दिल खोल के बता रहा हूं बच्चे, कुछ खतरनाक नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एकदम मक्खन लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा टॉपिक प्रिपेयर हो गया। बस एक शर्त है, जो बातें मैं कह रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना, और देखना ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनका एक्सटेंट क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको पूछना जरूर। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये सवाल आप मुझसे रिवीजन सेशन में पूछो या डाउट क्लियरेंस सेशन में पूछो, पूछ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन पूछोगे, दैट मींस कि आपको वो बात समझ में आई थी। इसलिए यहीं पे सवाल पूछना है, अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो जो मेरे मुंह से निकला है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 53, जिसको हमने लास्ट क्लास में कवर करा हुआ है, पर फिर भी मैं तो आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं क्योंकि उस बात को एक वीक हो गया। ठीक है, सेक्शन जो हमारा 53 था वो बात क्रॉस चेक करते रहना, नोट्स में बात करता था बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। और किसका मेडिकल एग्जामिनेशन? ध्यान से देखना, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरी पीपीटी में। मेडिकल एग्जामिनेशन किसका? एक्यूज्ड का। ठीक है, और ये कब अप्लाई होता है बच्चे? कोई एक ऐसा ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस का नेचर ऐसा, शब्दों को देखो, शब्दों को पकड़ो, वो ऑफेंस है और उस ऑफेंस का नेचर ऐसा है, या फिर जिन सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंस हुआ है वो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है, रीजनेबल ग्राउंड्स है कि अगर इस व्यक्ति का जो एक्यूज्ड है, अगर इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए
तो उससे कुछ सबूत निकल के आ सकता है, कोई एविडेंस मिल सकता है इस एक्यूज के खिलाफ या इस एक्यूज के सपोर्ट में। ठीक है, या तो जो ऑफेंस है उसका खुद का नेचर ऐसा है, वो क्राइम ही ऐसा है, या फिर वो ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिसको देख के ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो कोई ना कोई सबूत बाहर निकल के आएगा ही आएगा। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका जो पद है वो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंचा है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, या ऊपर की कोई भी पोस्ट है, पर उससे नीचे नहीं। एक कांस्टेबल नहीं कर सकता, एक हेड कांस्टेबल नहीं कर सकता, सब इंस्पेक्टर या उससे जो भी ऊपर की पोस्ट का एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा बच्चे, वो रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ये दो अलग अलग शब्द हैं, अपने नोट्स में भी अलग अलग लिखना। रजिस्टर्ड, थोड़ा सा स्पेस देना, फिर लिखना मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा। क्या किसको रिक्वेस्ट करेगा? ये सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर पद वाला पुलिस वाला एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या रिक्वेस्ट करेगा कि इस एक्यूज व्यक्ति की आप मेडिकल एग्जामिनेशन करो, एक जांच करो, चिकित्सा से जुड़ी हुई जांच करो। और ये जो व्यक्ति है, एक्यूज व्यक्ति है, अगर ये बदमाशी दे रहा है, ये अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाह रहा है, बचना चाह रहा है इससे, तो पुलिस वाले के पास ये भी पावर है कि उसके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करे। मतलब जितनी जरूरी फोर्स है, जबरदस्ती उसके साथ कर सकता है, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। बस हमको कुछ बातों का याद रखना है कि अगर ये जो महिला है, जो एक्यूज है, जिसने ऐसा अपराध किया है या ऐसी परिस्थितियों में किया है जिससे लग रहा है कि अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो कोई एविडेंस मिलेगा, ऐसी स्थिति में बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन भी केवल एक महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी। होगी वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ही जो रजिस्टर्ड है, पर वो एक महिला होगी। ठीक है, तो महिला अरेस्टी का एग्जामिनेशन कौन करेगा? एक महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कभी कभी सीधा सीधा ये भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, दोबारा देख लो एक बार, क्या सीखा, कानून क्या है? कानून ये है कि कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, सबसे पहले जरूरी है कि वो एक्यूज्ड होना चाहिए किसी ऑफेंस का। एक्यूज का मतलब क्या होता है? जल्दी से क्विकली मुझे बताओ, क्या होता है एक्यूज का मतलब? सर एलिगेशन। एलिगेशन, एलिगेशन इज द क्राइटेरिया। आरोप लगने चाहिए, उस व्यक्ति पे कोई आरोप लगा हुआ है, कन्विक्टेड नहीं है, उसे सजा नहीं हुई है, वो केवल एक एक्यूज्ड है, उस पर आरोप लगा है, अभी उसका आरोप साबित नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक व्यक्ति एक्यूज होना चाहिए। किसका एक्यूज होना चाहिए? किसी ऑफेंस का। और वो जो ऑफेंस है, या तो वो खुद में ऐसा ऑफेंस है, या फिर वो ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो कोई एविडेंस निकलेगा। ऐसी स्थिति में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पद वाला कोई भी पुलिस वाला रिक्वेस्ट करेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि वो उसकी मेडिकल जांच करे। और इसके लिए वो चाहे तो उस व्यक्ति को जोर जबरदस्ती भी कर सकता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। और अगर वो महिला है, जो अरेस्ट हुआ है, जो आरोपी है, वो एक महिला है, तो उसका एग्जामिनेशन केवल एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी। क्या यहां तक हम सभी लोगों को बातें समझ में आ रही है? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। एक्यूज बच्चे जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा है उसको एक्यूज बोलेंगे और उसी की जांच होगी। जांच होने के लिए यह बहुत जरूरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति एक्यूज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो शब्द बार बार आ रहा है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें बच्चे हर चीज आ सकती है। ठीक है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। ब्लड सैंपल, सीमन सैंपल, स्वैब सैंपल, स्पक्टम सैंपल, स्वेट सैंपल, हेयर सैंपल, नेल सैंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आम तौर पे करी जाती है प्रक्रिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मटेरियल लिया जाता है जिस ऑफेंस को किया है उसके हिसाब से। अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है तो उसमें सीमन, स्वैब, ये सारे ऑफेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट अगर कोई मर्डर है तो उसमें ब्लड इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है कि कौन सा ऑफेंस है उसके हिसाब से इनमें से कोई भी तरीके का एग्जामिनेशन कराया जा सकता है और वो पूरी पूरी डेफिनेशन में इंक्लूड है। ये तो हो गई आसान सी बात। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात पे देखते हैं। ये जो शब्द है कि जो सब इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट करेगा,
या उससे ऊपर पद वाला पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा, ये केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को करेगा। और मैंने आपको बताया था ये दो शब्द हैं, रजिस्टर्ड अलग है, मेडिकल प्रैक्टिशनर अलग है। क्या मतलब है इसका? बच्चे सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है। मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, एक इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है बच्चे, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम है, उसकी जो धारा सेक्शन 2H है उसमें बताया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो भी व्यक्ति उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है उसको बोल देते हैं हम मेडिकल प्रैक्टिशनर। और यही व्यक्ति जो सेक्शन 2H की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, अगर ये अपना पंजीकरण करा ले, अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, कहां पे? स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन में। हर एक राज्य में एक मेडिकल रजिस्टर होता है, उसमें इन प्रैक्टिशनर्स का नाम होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उस स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन में, तो उसका वो क्या बन जाएगा? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये जो हमारा प्रावधान है सेक्शन 53 का, इसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन करने की पावर है, ये केवल एक ऐसे व्यक्ति के पास ही है जो रजिस्टर्ड भी है और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी है। केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर होने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेट रजिस्टर में आपका नाम होना जरूरी है, आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। और महिला की केस में वो महिला तो होनी ही चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर तो होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए। ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बताइए, क्या सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हैं? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। सर तो जनरली ये जो मेडिकल टेस्ट होता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। हाँ देखो बच्चे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, कहाँ होगा, क्या परिस्थिति में होगा, वो एक अलग स्थिति है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर सिचुएशन आई और कभी चैलेंज उठ गया कि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन सही से हुआ है नहीं हुआ है, तो कोर्ट किन किन चीजों को देखेगा? वो लोकेशन नहीं देखेगा, वो ये सारी चीजें देखेगा कि ये बंदा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या नहीं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 2H ऑफ IMC एक्ट, और उसका नाम होना चाहिए कहां पे? स्टेट रजिस्टर में। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो पूरा कानूनी है जो एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है? यस सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये तो केवल एक थोड़ा सा ट्रेलर था, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये तो हम देख चुके हैं पिक्चर। अब देखते हैं थोड़ी सी नई मूवी। अब जो अगला प्रोविजन है, जो ट्रायलॉजी जो अब शुरू होने वाली है, वो है सेक्शन 53A के अंदर, सेक्शन 53A के अंदर। और इसमें भी बात मेडिकल एग्जामिनेशन की है, और इसमें भी बात मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज व्यक्ति का ही हो रहा है। जैसे कि 53 में भी मेडिकल एग्जामिनेशन किसका हो रहा था? एक ऐसे व्यक्ति का जो एक्यूज है। ऐसे ही 53A के भी अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और वो एक्यूज का ही हो रहा है। पर यहां पे जो व्यक्ति एक्यूज है वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस का एक्यूज है, उस पर जो आरोप लगा है वो एक निश्चित अपराध का है। कौन से अपराध का है? रेप का। सेक्शन 53A केवल उन एक्यूज व्यक्तियों पे लगेगा जिनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो रेप की होनी चाहिए, कि उन्होंने किसी महिला का रेप किया है। केवल इस स्थिति में सेक्शन 53A लागू होता है। इसलिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सेक्शन है सेक्शन 53A। केवल केटर करता है कौन सी सिचुएशन को? जब कोई एक्यूज होता है रेप का और किसी अपराध का नहीं। ठीक है? अब देखो क्या स्थिति है। सेक्शन 53A में रेप वाली बात तो समझ ली, अब और क्या स्थिति है बच्चे? एक कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखना बच्चे, यही आपको फर्क पता चलेगा। एक कोई व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है, ध्यान से देखो, एक कोई व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है। किस वजह से अरेस्ट हुआ है? उस पे जो आरोप लगा है, उस पे जो चार्ज लगा है, वो या तो ये है कि उसने किसी महिला का रेप किया है, या फिर यह है कि उसने किसी महिला का रेप करने की कोशिश की है। कोई व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है और उस पे आरोप क्या है? उसने किसी महिला का या तो रेप किया है या रेप करने की कोशिश करी है।
अगर ऐसी स्थिति साबित हो रही है, ऐसी स्थिति सेटिस्फाई हो रही है और सिचुएशन को देख के, सरकमस्टांसेस को देख के ऐसा लगता है, ये रीजनेबल ग्राउंड अराइज हो रहा है कि अगर इस व्यक्ति का, जिस पे ये आरोप है कि उसने रेप किया है या रेप करने की कोशिश की है, अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा अपराध से जुड़ा हुआ। वो एविडेंस इसके फेवर में भी जा सकता है, अपोजिट भी जा सकता है, उससे मैटर नहीं है, पर ऐसा लगता है कि अगर इसका एग्जामिनेशन कराया जाए तो कोई ना कोई एविडेंस तो सामने निकल के आएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसकी जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का पद है, ये वही बात है जो सेक्शन 53 में थी। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो या तो सब इंस्पेक्टर है या उससे ऊपर का कोई पद होल्ड करता है, उसके पास ये पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है इस ऐसे व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। पर किसके द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा? ये सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाला व्यक्ति एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। अब मुझे नहीं लगता कि इस शब्द को दोबारा बताने की जरूरत है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब, मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। रजिस्टर्ड मतलब उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए स्टेट रजिस्टर में, ठीक है? तो ये हो गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पर इतना काफी नहीं है, ये जो व्यक्ति है, ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो सेक्शन 2H भी सेटिस्फाई कर रहा है और उसका नाम भी रजिस्टर में है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो किसी लोकल अथॉरिटी ने बनाया है, मतलब सरकारी अस्पताल में काम करता है। तो यहां पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, इससे सवाल बन सकता है, यहां पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट छोड़ दी है उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो उसको सेटिस्फाई करनी है। ना केवल वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ना केवल वो रजिस्टर्ड हो, बट ये भी जरूरी है कि वो गवर्नमेंट अस्पताल में या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा स्थापित किसी अस्पताल में काम करता। अगर ऐसा कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिल पा रहा है, कैसा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड है और किसी हॉस्पिटल में काम भी करता है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस सब इंस्पेक्टर को या से ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है 16 किलोमीटर के रेडियस में, 16 किलोमीटर के रेडियस में, मानो अगर वो सब इंस्पेक्टर यहां से देख रहा है तो 16 किलोमीटर के रेडियस में उसे कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिल पा रहा है, ऐसा जो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले के पास ये पावर है, वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस एक्यूज व्यक्ति का जिस पर रेप का चार्ज लगा है उसका एग्जामिनेशन करवा सकता है। किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर से मुंह उठा के, जिससे भी करवाएगा इस स्थिति में भी वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए सेक्शन 2H के अंदर IMC एक्ट के, और उसका भी नाम रजिस्टर में होना चाहिए राज्य के लेवल पे। फर्क क्या है? फर्क बस इतना सा है, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम करता हो, ये होना जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर, कोई एक ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अस्पताल में काम करता है सरकारी, वो नहीं मिल पा रहा है 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल अराइज होता है, ये जो 16 किलोमीटर का रेडियस है, रेडियस से कंफ्यूज मत होना बच्चे, उसके मतलब आसपास, आसपास समझ लो, सबसे बढ़िया 16 किलोमीटर तक की रेंज में नहीं है। अब ये काउंट कहां से, ये 16 किलोमीटर काउंट कहां से करोगे, कहां से काउंट होगा वो 16 किलोमीटर? ये बच्चे 16 किलोमीटर काउंट होगा जिस जगह पे अपराध हुआ है, जो भी प्लेस ऑफ ऑफेंस है, जहां पे भी कमीशन हुआ है उस ऑफेंस का, उस जगह से 16 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी एक ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिल पा रहा है जो किसी सरकारी अस्पताल में या किसी लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम करता हो। ऐसी स्थिति में पुलिस वाले के पास ये है, पावर है कि वो एक ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच करवा सकता है जो सरकारी अस्पताल में या लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम नहीं कर रहा है। और यहां पे भी
जैसे सेक्शन 53 के अंदर सिचुएशन थी, यहां पे भी पुलिस वाले के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो जरूरी फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है, शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगर वो व्यक्ति जो है जिस पर रेप का चार्ज लगा है या उसने रेप करने की कोशिश करी है, अगर वो नहीं करवाना चाह रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर भी इस सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाली पोस्ट वाले व्यक्ति के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो उसको फोर्स कर सकता है कि तुमको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, फिर मैं क्वेश्चन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। बच्चे, कोई भी व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है, ध्यान से देखना, क्यों अरेस्ट हुआ है? क्योंकि उस पर आरोप लगा है, चार्ज लगा है कि उसने या तो रेप किया है या रेप करने की कोशिश करी है। इतना भी काफी नहीं है। इन सारी सिचुएशन को देखे, जिस परिस्थिति में रेप हुआ है, जिस परिस्थिति में उसने रेप करने की कोशिश करी है, ऐसी सारी सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति का एग्जामिनेशन कराया जाए तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अगर ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का ओहदा संभाल रहा है, वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी लोकल अथॉरिटी में काम कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि इस व्यक्ति की वो जांच करे। अगर ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिल पा रहा है 16 किलोमीटर के दायरे में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी में काम करता हो, तो किसी भी आम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो ये जांच करवा सकता है, भले ही वो किसी सरकारी अस्पताल या किसी लोकल अथॉरिटी में काम नहीं करता। और इस जांच करवाने के लिए पुलिस वाला चाहे तो जरूरी ताकत, जरूरी शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। अब बताइए बच्चे, कोई सवाल है यहां तक? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे। नो डाउट सर। नो डाउट सर। क्लियर सर। अरे वाह, ये क्या हो गया? अच्छा, पक्का 100%? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? सब समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, बहुत अच्छा है बच्चे। आदित्य, लोकल अथॉरिटी मतलब जो लोकल लेवल पे अथॉरिटीज काम करती हैं, उनने अगर कोई भी अपना अस्पताल एस्टेब्लिश कर रखा है, किसी पंचायत ने अपना सरकार बना रखा, अपना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, या किसी म्युनिसिपल बॉडी ने अपना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, तो वो जो डॉक्टर है अगर ऐसी हॉस्पिटल में भी काम करता है तो भी चलेगा। ठीक है, सर प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट नहीं बच्चे, प्राइवेट थोड़ी ना होता है। म्युनिसिपैलिटी का अस्पताल प्राइवेट कैसे होगा? वो तो म्युनिसिपल अथॉरिटी चला रही है। पंचायत का हॉस्पिटल प्राइवेट कैसे होगा? प्राइवेट मतलब कोई व्यक्ति अपना उसका प्राइवेट, प्राइवेट पे अप्लाई नहीं होता। सर प्राइवेट सेकंड वाले कंडीशन में फॉल करेगा ना? अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है और रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल करेगा। हाँ यस सर, अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में। हाँ, नहीं है तो ये 53 की सिचुएशन है। पर 53 में केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए था। सरकारी अस्पताल में काम करना या लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम करना जरूरी नहीं था। मैं करवाऊंगा, उसको भी मैं करवाऊंगा, बट आप अपने दिमाग में नोटिस करते चलो। सर 53A में एप्लीकेबल होगा प्राइवेट? प्राइवेट बच्चे हो सकता है, बस वो रजिस्टर, अगर देखो ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिल पा रहा है जो किसी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में काम करता है या किसी लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम कर सकता है, अगर ऐसा है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहा हो चाहे पब्लिक में काम कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो करवाई जा सकती है जांच। ठीक है, यस सर। अब देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, सेक्शन 53 है, अभी और भी है। अब जो पुलिस वाले की जिम्मेदारी थी उसने पूरी कर दी। उसने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था, उसने रेप किया था, रेप करने की कोशिश करी थी, पुलिस वाले को लगता था कि कोई एविडेंस मिल जाएगा, उसने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट कर दी और उसने हैंड ओवर कर दिया, ताकत को इस्तेमाल करना था कर दिया, उसका काम खत्म। अब काम किसका शुरू होता है? इस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, जिसके पास वो एक्यूज व्यक्ति आया है जिसने रेप किया है, मतलब जिस पर रेप का आरोप है। अब इसकी क्या क्या जिम्मेदारी है सेक्शन 53A के अंदर, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। अब ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास एक्यूज आया है, इसकी ये जिम्मेदारी है, ये बाउंड है कि बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को, जो एक्यूज व्यक्ति है उसको एग्जामिन करेगा, मतलब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बिठा के रखा है सुबह से शाम तक। कोई बता सकता है बच्चे ऐसा क्यों है, जल्दी क्यों करा रहे हैं? सर फिर सैंपल लेने में प्रॉब्लम आ सकता है ना, मान लीजिए कोई भी सैंपल लेना है तो वो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो
क्या बोलते हैं मार करता है, फिर वो हट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल। रेप का स्पेशली एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों की तरफ से, विक्टिम की तरफ से भी और एक्यूज की तरफ से भी। तो ये जिम्मेदारी होगी, पहली जिम्मेदारी होगी इस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी, वो कोई देरी नहीं करेगा और बिना देरी करते हुए इस व्यक्ति का एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा। बच्चे ये ध्यान से देखना, इस पे मैंने सवाल देखा था, ठीक है। एग्जामिनेशन करने के बाद क्या, ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट को तैयार करेगा। और उस रिपोर्ट में उसको क्या क्या लिखना होगा, उसको सबसे पहले तो उस आरोपी का, मतलब जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन वो कर रहा है, उसका नाम लिखना है और उसका पता लिखना है, ठीक है। उसका नाम लिखेगा, उसका पता लिखेगा, साथ के साथ ये भी लिखेगा कि उसके पास, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसे कौन लेके आया। लेके तो पुलिस वाला ही आया होगा, उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, उसके बारे में भी लिखेगा, जो व्यक्ति उसको उसके पास छोड़ के गया है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसकी उम्र भी लिखेगा, उम्र भी लिखेगा, उम्र लिखना बड़ा जरूरी है। इस एग्जामिनेशन में जो भी चोट के निशान उसको उसके शरीर पे मिले हैं, जो भी मार्क्स ऑफ इंजरी मिले हैं, हर एक के बारे में लिखेगा कि उसे यहां पे ये चोट के निशान मिले हैं इसकी बॉडी पे। जो भी चीज अगर उसने उसकी बॉडी से कोई भी सैंपल लिया है, चाहे ब्लड हो, चाहे सीमन हो, चाहे स्वयं, कोई भी सैंपल अगर उसकी बॉडी से लिया है, उसको भी लिखेगा रिपोर्ट में कि उसने क्या लिया है। और इसके अलावा इस मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो भी चीज जरूरी लगती है, इसे ऐसा लगता है कि इस बात को मुझे रिपोर्ट में लिखना चाहिए, तो अपनी मर्जी से उस बात को भी लिख सकता है। पर ये जो 5 चीजें मैंने बताई, ये तो मैंडेटरी है। नाम लिखना, पता लिखना किस व्यक्ति का, एक्यूज व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बारे में लिखना जो उस एक्यूज व्यक्ति को लेके आया था, उस एक्यूज व्यक्ति की एज लिखना, उस पे क्या क्या मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे इंजरी के, क्या क्या उसकी बॉडी से लिया गया है मटेरियल, और इसके अलावा अगर और कोई डिटेल लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। जब एक बार व्यक्ति रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास पहुंच गया, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या क्या ध्यान रखना है। उसको ये ध्यान रखना है पहले तो कि वो कोई भी देरी ना करे और उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन करे। जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट में उस एक्यूज व्यक्ति का नाम भी लिखेगा, उसका पता भी लिखेगा, जो व्यक्ति उसको लेके गया, छोड़ के गया, उसका भी नाम लिखेगा, उस एक्यूज व्यक्ति की एज भी लिखेगा, उसके शरीर पे क्या क्या चोट के निशान है वो भी लिखेगा, क्या उसकी बॉडी से लिया है, ब्लड सैंपल लिया है, कोई भी किसी भी प्रकार का सैंपल लिया है उसके बारे में लिखेगा। इसके अलावा भी अगर उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को कोई चीज लगती है जरूरी है, उसे रिपोर्ट में लिखना चाहिए, उससे मदद होगी पुलिस वालों की या कोर्ट की, तो उसको वो लिख सकता है। क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या ड्यूटीज हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे, क्वेश्चन है तो पूछेंगे बच्चे। यस सर। यस सर, क्लियर सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर चल रहा है अब तक, कोई परेशानी नहीं आ रही ना बच्चे? नो नो सर। सर। चलो आज का आप लेक्चर एंजॉय करो। चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो ड्यूटीज के बाद क्या बात आती है। अब ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने रिपोर्ट बना दी, उसमें ये सारी बातें लिख दी, अब आखिरी में वो कंक्लूजन लिखेगा। कंक्लूजन मतलब उसे क्या लगता है, उसी के लिए तो आया ना वो। एग्जामिनेशन किस लिए हुआ? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास वो व्यक्ति भेजा क्यों गया? इसीलिए भेजा गया कि उसकी मेडिकल जांच हो। उस मेडिकल जांच करने के बाद उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या ओपिनियन है, वो किस किस कंक्लूजन पे पहुंचा है, सारी चीजों को देखने के बाद, मार्क्स ऑफ इंजरी को देखने के बाद, उस सैंपल को एनालाइज करने के बाद, उसे क्या लगता है, जो भी उसका कंक्लूजन है, जिस भी उस पे डिसीजन पे वो पहुंच पाया है, जिस भी निष्कर्ष पे वो पहुंच पाया है, उस निष्कर्ष को तो लिखेगा ही, कंक्लूजन को तो लिखेगा ही कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ है, पर उस कंक्लूजन पे पहुंचने की वजह भी लिखेगा बच्चे। केवल कंक्लूजन लिखना कि मुझे लगता है कि इसने रेप किया है, मुझे लगता है इसने रेप नहीं किया है, इतना काफी नहीं है। आपको वजह भी लिखनी पड़ेगी कि अगर किया है तो ऐसा क्या दिखा आपको,
उस मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या ऐसा आपके सामने आया, ऐसी कौन सी इंजरी दिखी ब्लड सैंपल से या फिर सीमन सैंपल से, ऐसा क्या निकल के आया जिसकी वजह से आप इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि आपको लग रहा है कि उसने रेप किया है या फिर नहीं किया है। तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वजह लिखनी पड़ेगी किस बात की कि आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे क्यों। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस रिपोर्ट में वो कंक्लूजन वगैरह लिखने के बाद ये बात भी लिखेगा कि किस समय पे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बच्चे, कोर्ट में ना बच्चे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स डिफेंस काउंसिल ऐसे पकड़ लेता है और उस पे ऐसे लटक जाता है कि कोर्ट को मजबूर होना पड़ता है उस रिपोर्ट पे शक करने के लिए। ध्यान से देखना, उस रिपोर्ट में इस डॉक्टर को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम, करेक्ट टाइम, जिस समय पे उसने ये एग्जामिनेशन को शुरू किया है और करेक्ट टाइम जिस समय पे ये एग्जामिनेशन पूरा हुआ है। अगर 7:01 पे एग्जामिनेशन शुरू हुआ था तो लिखना पड़ेगा, और अगर 8:30 पे एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम, शुरू होने का भी और खत्म होने का भी। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है बच्चे? इसलिए है जिससे जो वेरिसिटी है उस रिपोर्ट की और इस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये बनी रहे। ये इसकी जिम्मेदारी है कि उसमें इसको ना केवल तारीख लिखनी है, ना केवल महीना लिखना है, ना केवल साल लिखना है, बल्कि एग्जैक्ट टाइम, केवल टाइम नहीं बच्चे, एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल एक एक मिनट का उसमें हिसाब देना पड़ेगा। एक बार जब ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो गई, एक बार जब ये पूरी सारी जिम्मेदारियां निभा ली हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, वो क्या करेगा, इस रिपोर्ट को उस पुलिस वाले को दे देगा। जो पुलिस वाले ने रिक्वेस्ट की थी उससे एग्जामिनेशन करने के लिए, उस पुलिस वाले को हैंड ओवर कर देगा, और ये जो पुलिस वाला है उस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने फाइल कर देगा, कोर्ट के सामने दाखिल कर देगा। तो देखो दोस्तों, जहां तक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सवाल है, उसको क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले उसे देरी नहीं करनी है, जैसे ही एक्यूज व्यक्ति आ जाए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू कर देना है। एक बार वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर ले, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उस रिपोर्ट में उस एक्यूज व्यक्ति का नाम, पता लिखना है, जो व्यक्ति उस एक्यूज व्यक्ति को लेके आया था उसके बारे में लिखना है, उस एक्यूज व्यक्ति की एज लिखनी है कि क्या उम्र है उसकी, आपको क्या लगता है, और उसके साथ साथ ये भी लिखनी है कि उसके शरीर पे क्या क्या इंजरीज हैं, क्या क्या चोट के निशान हैं। अगर उसने उसकी बॉडी से कोई भी सैंपल लिया है उसके बारे में लिखना होगा कि ब्लड लिया है, सीमन लिया है, और इसके अलावा अगर और कोई जानकारी है जो जरूरी है वो भी लिख सकता है। उस रिपोर्ट के आखिरी में लिखेगा कि उसे क्या लगता है, उसका कंक्लूजन क्या है, कि वो किस निष्कर्ष पे पहुंच पाया है, और इसके बाद उस निष्कर्ष को वो एक्सप्लेन भी करेगा, वो उसको उस पर पहुंचने की वजह भी बताएगा कि ये सारी चीजों को देख के उसे लगता है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा। और आखिरी में वो लिखेगा एग्जैक्ट टाइम, जिस समय पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हुआ और जिस समय पे एग्जैक्ट टाइम वो मेडिकल एग्जामिनेशन खत्म हुआ। जैसे ही ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, इस रिपोर्ट को उस पुलिस वाले को दे देगा वो, और वो जो पुलिस वाला है उसको कोर्ट के सामने दायर कर देगा एज अ पीस ऑफ एविडेंस। अब बताइए बच्चे, कोई सवाल है ड्यूटीज पे? सबको समझ में आ गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कौन करना है, क्या करना यस है? सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर हमने एक चीज यहाँ पे देखा कि पुलिस वाले का डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि वो ऐसा ही होना चाहिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। लेकिन क्या आरएम का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं, कुछ है सर? वो सेक्शन 2H में लिखी है। अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है तो उसमें सारी क्वालिफिकेशंस लिखी है कि क्या क्या होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और रजिस्टर्ड हो, थम्स अप। ओके ओके सर, ठीक है, चलो बहुत अच्छा है बच्चे, वाई टाइप कर दो फटाफट से अगर समझ में आता जा रहा है। चलो ये बात हो गई बच्चे ड्यूटीज की। अब देखो अभी तक क्या स्थिति हुई है, एक बार मुड़ के देख लेते हैं, कहीं बहुत ज्यादा आगे ना निकल जाए हम लोग। हमने 53 में सीखा था एग्जामिनेशन के बारे में, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। 53 में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा था कि वो जो एक्यूज है वो रेप का ही होना चाहिए, वो किसी भी अपराध का हो सकता है।
पर वो जो ऑफेंस है वो या तो ऑफेंस ऐसा है या ऐसी सर्कमस्टांसेस में किया गया है कि वो पुलिस को लगता है कि अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा। ऐसी स्थिति है तो अगर पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे पद का है, वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करो, इसकी जांच करो, और वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी जांच करेगा, और उसके लिए अगर फोर्स इस्तेमाल कर दिए तो फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है पुलिस वाला। ये तो बात थी 54 इसकी आपकी 53 की, बड़ी सिंपल सी बात थी। 53A में थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी आ जाती है, ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, एक्यूज व्यक्ति के ही मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में है, पर ये रेप के ऑफेंसेस में है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उस पे जो एलिगेशन है वो रेप का है, कि उसने रेप किया है या रेप करने की कोशिश की है, और पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर इसका एग्जामिनेशन कराया जाए तो कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा, तो अगर कोई पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर या ऊपर का पद है वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो किसी सरकारी अस्पताल में या किसी लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम करता है। अगर ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सरकारी अस्पताल में, लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में काम करता है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है 16 किलोमीटर के रेडियस में उस जगह से जहां पे अपराध हुआ था, तो वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेके जा सकता है। अब ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास वो व्यक्ति आया है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसको सबसे पहले तो एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना है। एग्जामिनेशन करने के बाद एक रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट में उस एक्यूज व्यक्ति का नाम पता लिखना है, जो व्यक्ति उसको लेके आया उसके बारे में लिखना है, उस एक्यूज व्यक्ति की एज लिखनी है, उस पर क्या क्या चोटें हैं उसके बारे में लिखना है, क्या उससे सैंपल लिया, उसकी बॉडी से क्या निकाला वो लिखना है। इसके अलावा अगर और भी कोई चीज जरूरी है उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो लिखेगा कि ये सारी चीजों को देखने के बाद उसका कंक्लूजन क्या है, उसे क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। इस कंक्लूजन को भी लिखेगा, उस कंक्लूजन पे पहुंचने की वजह को भी लिखेगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, जिससे उसको लगता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। आखिरी में वो जिस समय पे वो एग्जामिनेशन उसने शुरू किया और जिस समय पे खत्म किया, एग्जैक्ट टाइम लिखेगा। इस रिपोर्ट को लिफाफे में डाल के वो पुलिस वाले को दे देगा, और ये जो पुलिस वाला है उसको कोर्ट में जमा कर देगा एज ए पीस ऑफ एविडेंस। क्या 53 और 53A पूरा बिल्कुल 100% पक्का हो चुका है? यस सर। सभी बच्चे एक बार यस बोल दो, मैं फिर 54 पे जा रहा हूं एक नया चैलेंज लेने। यस सर। वाई टाइप कर दो बच्चे, जल्दी से वाई टाइप कर दो सभी लोग। चलो अब आते हैं हम लोग सेक्शन 54 पे। अब सेक्शन 54 में कहानी थोड़ी सी बदलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, बने रहना है हिम्मत से, ठीक है। देखो सेक्शन 54 क्या कहता है बच्चे। सेक्शन 54 भी मेडिकल एग्जामिनेशन की ही बात कर रहा है, पर यहां पे एक नया शब्द है बच्चे। यहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं लिखा हुआ। अगर आप ध्यान देंगे यहां पे लिखा हुआ है मेडिकल ऑफिसर। एक नया बंदा हमारे सामने आ रहा है। सेक्शन 54 किसकी बात कर रहा है? एक ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन जो किसके द्वारा किया जा रहा है? एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। अब हमको यह समझना है कि कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि जब एक मेडिकल ऑफिसर जांच करता है। ध्यान से देखिएगा, हर एक अरेस्टेड व्यक्ति, हर एक बच्चे ध्यान से देखना, बहुत बड़े फर्क आएंगे। हर एक व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है उसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ये जरूरी है, मैंडेटरी है। पिछले सेक्शन में क्या था? अगर पुलिस वालों को लगता है कि एग्जामिनेशन कराने से कुछ मिल सकता है तो एग्जामिनेशन कराएंगे, मर्जी है। पर यहां पे हर एक अरेस्टेड व्यक्ति जिसका भी अरेस्ट हुआ है उसका एग्जामिनेशन होना ही होना है। कौन करेगा इसका एग्जामिनेशन? एक मेडिकल ऑफिसर करेगा। मेडिकल ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो केंद्रीय सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है। एक मेडिकल ऑफिसर जो सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए काम करता है, वो करेगा, क्या करेगा? एग्जामिनेशन। किसका? हर एक व्यक्ति का जिसका अरेस्ट हुआ है। अगर ये मेडिकल ऑफिसर किसी भी वजह से उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जांच करेगा। अगर ये मेडिकल ऑफिसर उपस्थित नहीं है, केवल तब। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब सेक्शन 2H IMC एक्ट, रजिस्टर्ड मतलब उसका नाम है रजिस्टर में।
पर वो कब करेगा जांच? अगर मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध नहीं है किसी भी वजह से। अगर ये जो व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है वो एक महिला है, तो उसकी जांच केवल एक महिला मेडिकल ऑफिसर ही करेगी। ये मेडिकल ऑफिसर भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी करती होगी, बस ये जरूरी है कि वो पुरुष ना होके एक महिला होनी चाहिए। अब आप देखो, कंपेयर करो सेक्शन 54 को सेक्शन 53 और 53A से। यहां पे कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं दिख रहा, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं दिख रहा। यहां पे बस सीधी सीधी बातें हो रही हैं। क्या कहा जा रहा है? जब भी किसी व्यक्ति का अरेस्ट होगा, चाहे कोई सा अपराध हो, चाहे उसका कोई भी नेचर हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, चाहे पुलिस वाले को कुछ भी लगता हो, जब भी जिस व्यक्ति का अरेस्ट होगा उसका एग्जामिनेशन होना ही होना है, ये जरूरी है। और एग्जामिनेशन कौन करता है? एक मेडिकल ऑफिसर करता है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की यहां नौकरी करता है। अगर ये मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, केवल उस स्थिति में बच्चे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है जांच। और अगर वो एक महिला है तो एक महिला मेडिकल ऑफिसर ही जांच करेगी। कहने का मतलब है सेक्शन 54 कोई स्पेसिफिक स्थिति के बारे में बात नहीं करता है, वो क्लियरली बोलता है कि हर कोई व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है, हर कोई व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है, उसकी मेडिकल जांच होगी ही होगी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। और मेडिकल ऑफिसर की अगर उपस्थिति नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। अगर जो जिस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है वो एक महिला है तो एक महिला मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। क्या इतनी बातें हम सभी को समझ में आ रही है? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे, क्वेश्चन है तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। सर 53 तो सर नेसेसरी नहीं है, 54 तो ऑल थिंग्स बोल रहा है, एवरी अरेस्टेड पर्सन। एवरी अरेस्टेड पर्सन मतलब हर एक व्यक्ति जिसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपराध के लिए अरेस्ट किया जाता है, हर एक व्यक्ति की मेडिकल जांच होगी। ये कानून है। 53 तो कुछ भी जरूरत नहीं है सर। कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस वाले को कुछ लगे कि एविडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है, सर बस अरेस्ट होना काफी है। सर जी। 53 और 54 में बताया कि सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, लेकिन इसमें सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कही गई है। इसमें तो पुलिस वाले की बात नहीं है, सब इंस्पेक्टर क्या है, कहाँ लिखा है पुलिस? हाँ पुलिस सर, ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, मतलब तो सर अरेस्ट हो कौन दे गए सकता है फिर? सर अरेस्ट हो गया तो एग्जामिन जरूरी है, लेकिन सर 53 कुछ भी रूल नहीं 53 है। अलग परिस्थिति है। 53 यह है कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और पुलिस वाले को लगता है कि अगर इसकी मेडिकल जांच कराई जाए तो कोई एविडेंस मिल सकता है, तब उसे लगता है ऐसा, तब वो जाएगा किसके पास? मेडिकल ऑफिसर के पास नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। नहीं सर, तो इसमें कौन जाएगा उसकी वो कराने के लिए? मतलब मेडिकल ऑफिसर से बोलेगा कोई नहीं कौन? जाएगा। ये जो हमारा मेडिकल ऑफिसर होता है ये वहीं पे उपस्थित होता है, इसका काम ही ये होता है कि जिसका अरेस्ट होता जा रहा है उसकी मेडिकल जांच करता रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर तो जैसे 53A में हमने पढ़ा था कि रेप का जो एक्यूज था उस केस में, तो यहाँ पर भी तो रेप का जो एक्यूज है उसका अरेस्ट होगा, तो रेप के वाले केस में भी पहले मेडिकल ऑफिसर ही करेंगे, बिल्कुल। वो अगर नहीं हो? अब देखो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, सर ऐसी परिस्थिति हो रही है कि एक ही व्यक्ति के 2 बार मेडिकल एग्जामिनेशन हुए जा रहे हैं। क्यों? यस सर। क्योंकि जब वो अरेस्ट हो रहा है तो उसका हो ही रहा है, मेडिकल ऑफिसर कर ही रहा है, और फिर पुलिस वाले को लग रहा है तो वो भी ले जा रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। ऐसा क्यों है बच्चे? ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो 54 के अंदर हो रहा है और जो 53 या 53A के अंदर हो रहा था, है ये दोनों ही मेडिकल एग्जामिनेशन, पर दोनों के पर्पस अलग हैं। जिस वजह से, जिस रीजन से वो मेडिकल एग्जामिनेशन करे जा रहे हैं, उनके पर्पस अलग हैं। आओ मैं दिखाता हूं आपको कैसे अलग है। देखो ड्यूटीज, ये जो मेडिकल ऑफिसर है जो सेक्शन 54 के अंदर हर एक अरेस्टेड व्यक्ति की मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, सब लोग बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। ये जो इसकी क्या क्या जिम्मेदारी है इस मेडिकल ऑफिसर की बच्चे, ये क्या बनाता है? एक रिकॉर्ड। ध्यान देखते रहना बच्चे,
सेक्शन 53A में क्या बना रहे थे? रिपोर्ट सॉरी रिपोर्ट, और यहां पे क्या बना रहे हैं? रिकॉर्ड। क्या बनाएगा? रिकॉर्ड। ठीक है, किस चीज का रिकॉर्ड बनाएगा? एग्जामिनेशन का। और ये बाध्यता है, बनाना ही पड़ेगा। उस रिकॉर्ड में क्या क्या लिखेगा कि क्या क्या चोट के निशान है इस व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उस पे क्या क्या चोटें हैं, क्या क्या निशान है, वो सारी बातें लिखेगा। उसके साथ साथ ये भी लिखेगा कि उसे क्या लगता है कि ये जो भी निशान है या ये जो भी चोटें हैं इसके शरीर पे, ये कब लगी होंगी, उसको क्या समय रहा होगा इन चोटों का। ध्यान से देखना, आपके खुद दिमाग में आंसर आने लगेगा। ठीक है, और जब ये रिपोर्ट्स वो बना लेगा जिसमें वो सारी चोटों के बारे में लिख लेगा जो उसे लगता है कि वो कब हुई होंगी, उसकी वो एक कॉपी निकालेगा और उस कॉपी को निकाल के देखना बच्चे ध्यान से, किसको देगा? उसी व्यक्ति को देगा जिसका अरेस्ट हुआ है, या फिर अगर ये अरेस्टी जो व्यक्ति है उसने किसी और का नाम लिया है, किसी और को नॉमिनेट किया है, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया है, तो उसको देगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाली स्लाइड को जिसमें ड्यूटीज की बात हो रही है इस मेडिकल ऑफिसर की, वो कर क्या रहा है समझो। वो क्या कर रहा है? वो बस इतना देख रहा है कि ये जो व्यक्ति है जो अरेस्ट हुआ है इसके शरीर पे क्या क्या चोटें हैं, क्या क्या निशान, बस। और क्या देख रहा है कि क्या लगता है उसे ये चोटें और ये निशान लगभग लगभग कब लगे होंगे, और बस इन दो बातों का जिक्र करके अपने रिपोर्ट में उस खुद जो अरेस्ट हुआ है उसी को दे रहा है, या फिर उसके घर वालों को, नॉमिनेटेड पर्सन को दे रहा है। क्या आप में से कोई भी बता सकता है कि इस एग्जामिनेशन का क्या पर्पस, क्यों कराया गया है? ये क्यों देख रहे हैं कि कौन सी चोट है, क्यों देख रहे हैं कि कब लगी होंगी? सोचो। सर रिपोर्ट कोर्ट को हैंड ओवर नहीं करा जाएगा? वो छोड़ो, सर मार्क्स कोर्ट एंड के पास सब पहुंचता है। एविडेंस गैदर करने के लिए सर, एग्जैक्ट फिक्स करने के लिए आई थिंक। क्या फिक्स करने के लिए बच्चे? आइडेंटिटी, ये वही पर्सन है। आइडेंटिटी फिक्स करने के लिए। और सोचो, निशान सर अरेस्ट क्वेश्चन को बचाने के लिए। तो बाद में ये जो मार्क्स है उसके पहले से हैं। ठीक है, और सोचो। सर जो पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है व्यक्ति, वो किस दुर्घटना से ग्रसित हुआ है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी गई है, तो उसने मतलब जो हमारा अधिकारी है मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा जांच करने के बाद वो एक रिपोर्ट बन गई है। और सोचो, क्योंकि उस पे यूट्यूब पे सही आंसर दे दिया है एक बच्चे ने, प्रतीक राय नाम के एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और सोचो, स्वस्थ है जिस वक्त उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत तो नहीं है। ये आई थिंक इस एग्जामिनेशन का जो पर्पस है सेक्शन 54 के अंदर जो ये मेडिकल ऑफिसर कर रहा है, ये केवल इतना देखने के लिए है कि कहीं पुलिस वाले इस अरेस्टेड व्यक्ति की पिटाई तो नहीं कर रहे। इसलिए जब वो उसका अरेस्ट हो रहा है उसका पूरा शरीर स्कैन कर ले रहे हैं कि इस पे क्या क्या चोटें हैं। अब कल को जब उसका एग्जामिनेशन करेंगे, अब वो कह रहा है, अरेस्टेड व्यक्ति कह रहा है कि साहब मेरे को ये पुलिस वाले मारते हैं, कैसे पता लगाओगे? अब उसका दोबारा एग्जामिनेशन करोगे, देखोगे अब कहां पे लाल है, कहां पे नीला पड़ा हुआ है, कहां पे चोट है, और फिर कंपेयर करेंगे। जब ये आया था तो इसके यहां पे चोट थी, अब अरे अब तो बहुत सारी जगह पे चोट है, मतलब इसकी पिटाई हुई है। सही है। यस सर। पुलिस की एट्रोसिटीज से बचाने के लिए ये उसके खिलाफ की चीज नहीं है। जो 53 और 53A का जो एग्जामिनेशन है वो एक्यूज के खिलाफ जा रहा है, उसको फंसाने के लिए, उसके खिलाफ सबूत लाने के लिए एग्जामिनेशन करे जा रहे हैं। पर यहां पे उसको बचाया जा रहा है पुलिस वालों से कि उनकी कहीं पिटाई ना हो जाए। इसलिए ये प्रावधान है कि हर एक व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले पिटाई करने से पहले ये तो पूछेंगे नहीं कि बताओ मर्डर वाले लाइन में लग जाओ, रेप वाले लाइन में लग जाओ, चोरी वाले लाइन में लग जाओ, वो तो किसी की भी पिटाई कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसका एग्जामिनेशन करेगा मेडिकल ऑफिसर करेगा, जो केंद्रीय या राज्य सरकार के लिए काम करता है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, और वो रिपोर्ट में केवल 2 चीजें देखेगा। कोई ब्लड सैंपल नहीं ले रहा भाई, कोई ब्लड सैंपल नहीं ले रहा, कोई एग्जामिनेशन नहीं कर रहा, बस 2 चीजें, शरीर पे कहां पे कौन से निशान है, कौन सी चोटें हैं,
और क्या लगता है कि ये कब हुई होंगी? पुरानी चोटें हैं, मतलब अभी हाल फिलहाल में हुई हैं जब से इसका अरेस्ट हुआ है। अगर हाल फिलहाल में हुई है तो शिकायत जानी चाहिए, अगर पुरानी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, केवल इतना सा पर्सन है। इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये उसी व्यक्ति को दी जा रही है कि साहब देख लो ये रिपोर्ट आई है आपकी, आपको जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं सेक्शन 54 के बारे में? जी सर एक डाउट है, लास्ट क्लॉज है जो उसमें अरेस्टी और नॉमिनेटेड पर्सन है, अरेस्टी एंड नॉमिनेटेड है? अरेस्टी एंड नॉमिनेटेड पर्सन है जहां तक मेरा अंदाजा है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके सर, डायरेक्ट में देखता हूँ। क्रॉस चेक कर लेना। समझने वाली बात है बस इतनी सी है कि ये जो रिपोर्ट है ये उसी व्यक्ति को दी जा रही है जिसका अरेस्ट हुआ है, जिससे ये उसी के फायदे में है। कहीं कल को उसकी पिटाई होगी तो पता चल जाएगा। इट इज अरेस्टी और नॉमिनेटेड पर्सन, और क्लियर? ठीक है, अरेस्टी को या फिर अगर वो किसी को नॉमिनेट करता है तो उस व्यक्ति को। चलो ठीक है, क्या सभी लोग क्लियर है? सेक्शन 54 सभी को समझ में आ गया, उसका पर्पस समझ में आ गया है? यस सर। तेज बुलंद आवाज में यस बोलेंगे, Yes, टाइप sir. करेंगे। चलो Yes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है बच्चे। Yes, चलो sir. अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। जो हमारा ट्रायंगल था उसका जो लास्ट कॉर्नर है वो सेक्शन 54A है, और ये सीधे तौर पे तो मेडिकल एग्जामिनेशन से नहीं जुड़ा है, पर कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, एक्चुअल में जो सेक्शन 54A है उसका पर्पस बिल्कुल ही अलग है। सेक्शन 54A में जो बात है वो आइडेंटिफिकेशन की है। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि उस बच्चे को उस अरेस्टेड व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन हो सके, शायद इसलिए एग्जामिनेशन कर रहे हो। सेक्शन 54A में बात होती है आइडेंटिफिकेशन की। किसके आइडेंटिफिकेशन की? एक अरेस्टेड व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन की। अब ये आपने पुलिस वालों बहुत देखा होगा मूवीज में। अब इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? देखो बच्चे, एक कोई व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है, ये तो होना बड़ा जरूरी है। उस पे एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने कोई अपराध किया है, तभी तो वो एक्यूज बनेगा। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो एक्यूज है और उसका अरेस्ट हुआ है, और परिस्थितियों को देख के, सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि इसका आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है, इसकी शिनाख्त कराना जरूरी है। ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी सिचुएशन है, मानो किसी ने वो अपराध होते हुए देखा था तो उस व्यक्ति को दिखाना जरूरी है कि ऐसी ने किया है या नहीं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति है तो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, मतलब थाना इंचार्ज है, केवल उसके पास ये पावर है कि वो रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा बच्चे? कोर्ट को। जिस भी कोर्ट का, जिस भी मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बनता होगा इस केस के ऊपर, जिस केस में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उस कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा। और अगर उस कोर्ट को लगता है कि ये जो पुलिस, जो ये ऑफिसर मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है, वो बात बिल्कुल ठीक है, तो ये ऑर्डर देगा इस अरेस्टेड व्यक्ति को कि आपका आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन करवाना है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। कई बार देखते हैं ना मूवीज में कि जैसे अगर किसी महिला के साथ कोई ऑफेंस हो गया तो उसको खड़ा कर रखा है, सामने इतने सारे लोग हैं, बताओ किसने किया। क्राइम पेट्रोल में तो हर दूसरे एपिसोड में ये दिखाते थे। तो कुछ कुछ वैसी ही सिचुएशन है। आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं किसका? एक ऐसे व्यक्ति का जिसका अरेस्ट हुआ है, उस पर एलिगेशन है, कोई भी अपराध की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है रेप है, मर्डर है, कोई भी एलिगेशन हो सकता है। ठीक है, पर ये जरूरी है, बस एक बात यहां पे जरूरी है, जो पुलिस वाले हैं उनको लगना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है। अगर ऐसा है तो एक ऐसा व्यक्ति जो थाने का इंचार्ज है, अब सब इंस्पेक्टर से कहां पहुंच गए हम? बहुत हाई पोस्ट पर पहुंच गए हैं, थाना इंचार्ज होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी कोर्ट को, और अगर कोर्ट को सारी बातें सही लगी तो वो आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए ऑर्डर दे देगा। ठीक है जी सर, ये डिस्क्रिशनरी पावर है ना कोर्ट का? कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट को अगर लगता है कि आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है तो बिल्कुल नहीं देगा। ओके सर। चलो, यहां तक की स्थिति सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब Yes, देखो sir. आगे क्या होगा। अब जो व्यक्ति शिनाख्त करने आया है, मतलब जिस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, अब वो कोई भी हो सकता है उसी के साथ अपराध हुआ हो,
हो सकता है उसने अपराध होते हुए देखा हो, कोई भी हो सकता है ये व्यक्ति। जो व्यक्ति आइडेंटिफिकेशन करने आया है, अगर वो ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब शारीरिक रूप से उसमें कोई परेशानी है, या मानसिक रोगी है, मेंटली डिसेबल्ड है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो चाहे मेंटली डिसेबल्ड हो, अगर ऐसी स्थिति है तो ये जो व्यक्ति है जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, ये जो शिनाख्त करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा, ये केवल एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में करेगा। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मौजूद होना वहां पे, उस पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करना जिसमें वो आइडेंटिफाई कर रहा है, होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा क्यों है? दोनों वजह से। ये इसके लिए भी फायदेमंद है जो आइडेंटिफाई करने आया है कि रजिस्टर्ड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये ध्यान रखेगा कि सारी चीजें सही से हो रही हैं, और ये उसके भी फायदे में है जिसका आइडेंटिफिकेशन होना है। अब कोई व्यक्ति मेंटली सही नहीं है तो वो कई बार कुछ गड़बड़ भी कर सकता है जिसकी वजह से किसी की पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इंटरवेंशन कंपलसरी कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना बहुत जरूरी है। केवल उसी की प्रेजेंस में, उसी के सुपरविजन में ऐसा व्यक्ति किसी को आइडेंटिफाई कर सकता है। और जिस तरीके से आइडेंटिफाई कराया जाएगा, जो भी मेथड्स अपनाए जाएंगे आइडेंटिफाई कराने के, वो ऐसे होंगे जो इस व्यक्ति के लिए कंफर्टेबल होंगे, जो इस व्यक्ति के हिसाब से ठीक होंगे। अगर मानो ये व्यक्ति मेंटली डिसेबल्ड है और लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि अगर इसने अपराध होते हुए देखा है और अगर इसने उस एक्यूज व्यक्ति को कन्फ्रंट किया, हो सकता है ये बहुत ज्यादा डर जाए, हो सकता है इसके लिए परेशानी हो जाए, तो वो उन दोनों को कन्फ्रंट नहीं करवाएगा। दूर से टीवी में दिखा के, लैपटॉप में दिखा के, या किसी और स्थिति के हिसाब से उसका आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स अपनाए जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इस व्यक्ति के लिए, जो आइडेंटिफाई करने आया है, जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, जिसके साथ ये कंफर्टेबल हो। ठीक है, सर हाँ। ये जो मेथड्स कंफर्टेबल होंगे, ये शैल होंगे या मे होंगे सर? क्योंकि मतलब जो मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, मान लीजिए वो जो आइडेंटिफिकेशन करने आए हैं, हाँ, उसके वो एडेप्ट नहीं कर पा रहा उसे, ठीक है ना, तो हाँ। the judicial magistrate shall use the methods compatible for that person or may use the methods compatible for that person। अच्छा, शैल ही होगा, मतलब इन दी सेंस, देखो भावना को समझो कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, क्योंकि डिसाइड जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही करना है कि कौन सा मेथड अपनाना है आखिरी में, पर उस चीज को डिसाइड करते वक्त वो पूरा का पूरा ध्यान देगा कि ये जो व्यक्ति है उसके लिए क्या ज्यादा कंफर्टेबल होगा, और वो वाला ऑप्शन चुनेगा जो उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इस मेथड कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि जिस भी चीज की ये बंदा डिमांड करेगा वही चीज मिलेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या लगता है कि क्या ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा इस व्यक्ति के हिसाब से, कमान जो है वो अभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हाथ में है। वो अपने हिसाब से जो भी उसे लगता है कि इस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो वाला ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, यस सर। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुपरवाइज कर रहा है, जिसमें ये फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, ये जरूरी है ये पूरी प्रक्रिया की वीडियो बनाई जाए, पूरी प्रक्रिया फोटोग्राफ्ड करी जाएगी। ठीक है, जिससे कल को अगर कोई सवाल उठे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने प्रक्रिया सही से नहीं करी या कोई और परेशानी थी, कोर्ट को भी देखना चाहते हैं उसको कि कैसे शिनाख्त की गई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग करी जाएगी। ठीक है, क्या क्या हमको याद रखना है बच्चे? अगर कोई व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करने आया है, एक सेकंड बच्चे, अगर वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है तो ये जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है, ये केवल एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में करी जाएगी। और उस प्रक्रिया को करवाने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ध्यान रखेगा कि ऐसे मीन्स को सुने, ऐसे मेथड्स को चुने जो इस व्यक्ति के लिए कंफर्टेबल हो, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये वीडियोग्राफ करी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया है सबको? सर डिसेबल पर्सन गलत व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया तो क्या होगा सर? वो अलग चीज है, गलत को भी कर सकता है, सही को भी कर सकता है। अब उसने गलत को किया या सही को किया, वो बच्चे कोर्ट डिसाइड करेगा जहां केस चल रहा है, सारी चीजों को देख के, सारी सिचुएशन को देख के। यहाँ पे बस हमारा कंसर्न है कि जो भी आइडेंटिफिकेशन करने आया है, जो प्रक्रिया, जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है,
वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, जी, if the person who is identifying is not either mentally or physically disabled, then is the presence of judicial magistrate is necessary there? नहीं, वो केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सुपरविजन तभी कंपलसरी है अगर वो व्यक्ति मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, केवल तभी, वरना जरूरी नहीं है। Then the officer in charge of the police officer, हाँ, वो करवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। Okay. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम, उसके बाद अगर कोई चीज अगर आपके दिमाग में फंसे तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेक्शन 54 बात करता है, 54A बात करता है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, किसकी? अरेस्टेड पर्सन की। एक कोई व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है, उस पर किसी भी अपराध की एलिगेशन लगी है, मतलब वो एक एक्यूज व्यक्ति है, और जो थाना इंचार्ज है या कोई भी पुलिस वाला है उसको लगता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति है तो कोई भी व्यक्ति जो थाने का इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, केवल वही रिक्वेस्ट कर सकता है किसको? कोर्ट को। और जो कोर्ट है अगर उसको सारी चीजें ठीक लगती हैं, अगर वो एग्री करता है उस ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन से, वो उस चीज का ऑर्डर कर देगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन करवा लो, एक्यूज व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करा लो, और एक्यूज व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वो उसमें पूरा कंप्लायंस करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर वो व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करने आया है अगर वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में कराई जाएगी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस पूरे प्रोसेस को कराने में ध्यान रखेगा कि जो भी प्रक्रिया वो चूज कर रहा है, जो भी मेथड चूज कर रहा है इसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ऐसे हो जो जिसके साथ ये बंदा कंफर्टेबल हो, ठीक है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी वीडियो बनाई जाएगी जिससे कल को कोई क्वेश्चन ना उठे। क्या हम सभी लोगों को समझ में आ गया है सेक्शन 54A? यस बोलेंगे बच्चे, वाई टाइप करेंगे सभी लोग। यस Yes, सर। sir. सर पर्सन डिसेबल नहीं होगा तो सर? डिसेबल नहीं होगा तो नॉर्मल प्रक्रिया होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पुलिस वाले अपने जो उनका प्रोसेस है, प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन का, उसको फॉलो करेंगे। सर जो आइडेंटिफिकेशन बच्चे म्यूट सर हो एक गए। और डाउट है सर, अगर वो पर्सन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो फोटोग्राफी फिर भी नेसेसरी रहेगा? नहीं बच्चे, देखो करवाने को करवा सकते हो, जो सेक्शन 54A में 54A में जो मैंडेटरी चीज है वो तभी है, वीडियोग्राफी मैंडेटरी तभी है अगर वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है। ओके सर। जी, और कोई सवाल जो बच्चे? आइडेंटिफिकेशन करेगा वो कंप्लेनेंट अथवा विक्टिम होगा ना? क्या दोबारा बोलो बच्चे, थोड़ा तेज बोलो। आइडेंटिफिकेशन कौन कराएगा, मतलब जो विक्टिम है और जो कंप्लेनेंट है वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है विक्टिम खुद कर रहा हो, या फिर हो सकता है किसी ने, कोई विटनेस है उसने देखा था अपराध होते हुए वो कर रहा हो। डिपेंड करता है ना किसने ऑफेंस को होते हुए देखा, उस ऑफेंस में क्या सिचुएशन है। मैं यहाँ पे मर्डर कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसी ने मुझे देखा है मर्डर करते हुए, तो वो आएगा मुझको आइडेंटिफाई करने, है ना, क्योंकि विक्टिम तो मर गया। कोई भी वो व्यक्ति, डिसाइड पुलिस। हाँ, पुलिस वाले को लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, उससे करवा सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चे, देखो कि आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी, आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। अब वो किसके द्वारा है, कैसे द्वारा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है ना बच्चे, वो पूरी तरीके से पुलिस के कंट्रोल में होती है। पुलिस अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, अपने हिसाब से चीजों को करती है, उसे जो जरूरी लगता है उस हिसाब से वो करती है। जब कोर्ट के सामने जब प्रक्रिया चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तब कोर्ट मास्टर हो जाता है, पर तब तक पुलिस वाले अपने हिसाब से अपनी चीजों को करते हैं। ठीक है, चलो बच्चे, अब थोड़ा सा हमारे पास समय भी कम है और आज हमारा 9 बजे भी सेशन है। बार बार बोल रहा हूं आप सभी लोगों को, बच्चे 9 बजे क्लास है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की हमारा पहला क्लास है। 9 बजे वाले बैच का आप सभी लोग आइएगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिक क्लास लेंगे, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जरूर अटेंड करना, वरना आगे आप मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछोगे बेसिक। तो आज जरूर करना क्लास को अटेंड, ठीक है। एग्जैक्ट शुरू हो जाएगी क्लासेस टाइम पे, तो ध्यान से अपना ज्वाइन कर लेना। और क्लासेस का जो टाइमिंग है बच्चे, हमने 9 बजे ही रखा है, 9 बजे ही क्लास शुरू होगी। जैसे ये 7 बजे होती है वैसे ही 9 बजे क्लास का टाइमिंग है, ठीक है।
तो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे मैंने देखा और उसकी 9:15 या फिर 9, तो हमने 9 ही डिसाइड किया है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 9 बजे की क्लास शुरू होगी, जिससे हम लोग 10:30 तक खिंच खा के खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बच्चे, अब आप सभी लोग तैयार हो जाओ जी। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे? लिंक कौन सा ग्रुप में है? लिंक बच्चे जिस ग्रुप में आता है उसी में आएगा। अगर आप जूम में हो, अगर आपने प्रीमियम लिया हुआ है 9:15 वाले का भी, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, उसी जूम वाले में आएगा, वरना यूट्यूब वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। 9 बजे क्लास है, मेरे मुंह से फिर निकल गया 9:15, 9 बजे क्लास है, 9 PM, ठीक है। चलो अब बच्चे आप सभी लोग तैयार हो जाओ। आज क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि ये सेक्शन थोड़े टिपिकल हैं, हमसे गलती होती है इतनी सारी चीजें समझने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को रिवाइज जरूर करना। क्लास खत्म होने के बाद नहीं, मतलब जब ये दोनों सेशंस आप ले लो, उसको रिवाइज जरूर करना, 1-2 बार देखना, तब पक्के होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन, गलत मत करना बच्चे, फिर मुझे बड़ा दुख होता है। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेक्शन 53A, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन से सेक्शन की बात हो रही है, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। सेक्शन 53A बात करता है एग्जामिनेशन की। अब क्या किस स्थिति में बात करता है? एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे व्यक्ति के एग्जामिनेशन की बात करता है जो एक्यूज्ड है। किस चीज का एक्यूज्ड है? रेप का। और किसके द्वारा एग्जामिनेशन कराया जाता है 53A में? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ध्यान से देखना एक एक शब्द को। एक ऐसा व्यक्ति जो एक्यूज है रेप का, उसका एग्जामिनेशन होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा 53A। या फिर 53A में जो एग्जामिनेशन होता है वो एक ऐसे व्यक्ति का होता है जो अरेस्टेड है, एक्यूज्ड भी है रेप का, और उसका जो एग्जामिनेशन कौन करता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है। किसकी रिक्वेस्ट पे करता है? अरेस्टेड पर्सन की रिक्वेस्ट पे करता है। मतलब ये जो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, जिसके खिलाफ एलिगेशन है कि उसने रेप किया है, उसी की रिक्वेस्ट पे उसका एग्जामिनेशन होता है। या फिर एक अरेस्टेड व्यक्ति होता है, उस पे रेप का चार्ज लगा होता है, और उसका जो एग्जामिनेशन है वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करता है, पर किसकी रिक्वेस्ट पे? एक पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे करता है, ठीक है। या फिर एक अरेस्टेड पर्सन है जिस पर रेप का चार्ज लगा है, उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन करता है, पर विक्टिम की रिक्वेस्ट पे, मतलब उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट पे जिसका रेप हुआ है, उस महिला की रिक्वेस्ट पे। बताइए बच्चे, 1 2 3 4 क्या लग रहा है? नंबर 3 सर। नंबर 3 सर 3 है। 3 है। दोबारा बताएंगे रिक्वायरमेंट्स। अरेस्टेड होना चाहिए, एक्यूज्ड ऑफ रेप होना चाहिए, एक्यूज ऑफ रेप होना चाहिए, या फिर अटेम्प्ट ऑफ रेप होना चाहिए। बहुत अच्छा। और सब इंस्पेक्टर से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम लेवल रैंक होना चाहिए सब इंस्पेक्टर का, और रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि एग्जामिनेशन से हमें एविडेंस मिलेगा, और देन रिक्वेस्ट होना चाहिए पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और वो अगर रजिस्टर्ड 16 मेडिकल किलोमीटर के प्रैक्टिशनर होना रेंज में चाहिए। अगर नहीं मिला कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो क्या बोलते हैं, कोई भी एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो एग्जामिन कर सकते हैं उस केस में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। सभी लोग जितनी भी ओवरलैपिंग आवाज आ रही थी, पर जो भी सुनाई दे रहा था सब सही था, बिल्कुल सही बोला और बिल्कुल सही समझे हो आप। बस इसको रिवाइज करते रहे, ठीक है। आ जाओ अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग बच्चे म्यूट कर लो आप सभी लोग अपने आप को। देखो सेक्शन 53A उसी के बारे में सवाल है। जब एक व्यक्ति का अरेस्ट होता है किस चार्ज पे? कि उसने रेप किया है। जब एक व्यक्ति का अरेस्ट होता है किस चार्ज पे? कि उसने रेप किया है। ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है उसका एग्जामिनेशन कराया जा सकता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ध्यान से देखना, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में काम नहीं करता है। अगर वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में काम करता है, वो अवेलेबल नहीं है 16 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये जो 16 किलोमीटर का रेडियस है,
जिसमें अवेलेबल नहीं है एक ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में काम करता है, ये 16 किलोमीटर कहां से काउंट होते हैं? वहां से काउंट होते हैं जहां पे अपराध किया गया है। Yes. वहां से काउंट होते हैं जहां से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। वहां से काउंट होते हैं जहां पे पुलिस स्टेशन, बच्चे जब सवाल खत्म हो जाएगा तब देना जवाब। वहां से काउंट होते हैं जहां पे पुलिस स्टेशन है, या फिर वहां से काउंट होते हैं जहां पे कोर्ट है। अब बताओ। Sir, answer 1. ऑप्शन ए सर। सर ऑप्शन 1 सर। Where the offense was committed. Yes, sir, one. तो मुझे तो लगता है क्योंकि बोला है ना, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहाँ भी उसको पकड़ जाएगा वहां पे उसको डॉक्टर के पास लेना होगा। अच्छा ठीक है, एक बढ़िया आर्ग्यूमेंट है। बट बच्चे हमारा जो लॉ है वो कहता है कि ये जो 16 किलोमीटर का काउंट है, इसका आधार क्या रहेगा? वो जगह जहां पे अपराध किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल देखो, किस सेक्शन के अंदर, कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सी ऐसी धारा है जिसमें एक अरेस्टेड व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन के लिए मजबूर किया जा सकता है? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 के अंदर करा जा सकता है पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पे। ध्यान से देखना, सेक्शन 54 के अंदर पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पे, सेक्शन 54 के अंदर कोर्ट के ऑर्डर पे, सेक्शन 54A के अंदर कोर्ट के ऑर्डर पे, या सेक्शन 55 के अंदर पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पे। पहले तो सेक्शन आइडेंटिफाई करो, फिर आइडेंटिफाई करो कि किसके ऑर्डर। सर ऑप्शन 3 सर, 54A। 3 सर। सेक्शन On the order of the 54A court. है। और यस सर। तो फिर इसमें वो थाना इंचार्ज क्या कर रहा था? सर वो रिक्वेस्ट कर रहा था कोर्ट वो रिक्वेस्ट करेगा ना सर कोर्ट को। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 54A में बात है आइडेंटिफिकेशन की, और ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला जो पहला लेक्चर है 7 PM वाले बैच वाली जो क्लास है वो खत्म होती है। कल हम 7 बजे क्रिमिनल प्रोसीजर ही पढ़ेंगे, इसके आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। बच्चे क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है बातों का। ठीक है, क्योंकि अभी एक भी क्लास मिस होगी ना तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मयूर प्लीज बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, और आपको बिल्कुल टाइम पे 9 बजे लाइव आ जाना है, चाहे आप जूम पे हो चाहे आप यूट्यूब पे हो। बच्चे इस बात का ध्यान रखना है। आज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की पहली क्लास है, बहुत बेसिक रखूंगा क्योंकि मैं भी हैबिट में आ रहा हूं और आप लोग भी हैबिट में आ रहे हो बैक टू बैक लेक्चर्स के। बहुत इजी रखूंगा, बहुत ज्यादा आपके सर में दर्द नहीं होगा। तो आपको आना ही आना है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना है और कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग बाइंड अप करें और अपना ये जो गाड़ी है, जो अपनी नई शुरुआत है, वो ऐसे ही चलती रहे। ठीक है बच्चे, चलो आप सभी लोगों से मिलता हूं मैं 9 बजे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन sir. सर। Thank you, sir. See you soon. यूट्यूब बच्चे।